नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष बगल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एसएससी सामान्य अध्ययन की किरण पब्लिकेशन बुक को पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। इस बुक में हमने अभी तक चैप्टर वाइज, टाइप वाइज एंड टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की सीरीज़ चलाई हुई है। आज हमारी इस सीरीज़ में 5th वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियोज़ को कवर कर ली। उन 4 वीडियोज़ में हमने भारत के इतिहास में से प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक के सभी क्वेश्चंस को हमने उसमें डिस्कस किया है। हमने उन वीडियो को बहुत ही कम लेंथ का बनाया है, जिससे कि आपको देखने में सुविधा हो। इसलिए सबसे पहले आप उन सभी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, ताकि आपका एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत का इतिहास संपूर्ण हो सके। आज की वीडियो से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने टोटल 3 टाइप्स को पढ़ना है। इन 3 टाइप्स को हम 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला प्रश्न, जिसमें हमारा टाइप 1 का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? निम्नलिखित में से वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? देखो, यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से नीचे गिरकर हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल या फिर कह सकते हैं राज्यकाल समाप्त हुआ। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? चंगेज खान ने इल्तुतमिश का पीछा करते हुए यह आक्रमण किया। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? बलबन को यह श्रेय दिया गया था। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो यहाँ पर हमारा तुगलक वंश जो था, तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए वह असफल व्यक्ति था। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया? निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने यह गुंबद का निर्माण किया था। चांद बीबी डैश की शासक थी? चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति संत कौन था या कौन थी? मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति संत मीराबाई थी। प्रसिद्ध भक्ति संत जो थी वो मीराबाई थी। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य द्वारा। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों के गुरु को पीर का दर्जा दिया गया है। कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? यह इस समय कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान
कौन था? निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर और हुमायूं। देखिए, ये है जो क्वेश्चन है वह एसएससी द्वारा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर असल में एसएससी ने कैसे एक्सप्लेन किया है? भारतीय इतिहास में किसी भी शासक द्वारा सांकेतिक रूप से चमड़े की मुद्रा जारी करने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। चमड़े की मुद्रा जारी करने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 के दौरान सांकेतिक रूप से पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए थे। यहाँ पर देखिए, पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए थे जिसका मूल्य चांदी के सिक्कों के समान था। उसका यह प्रयोग बिल्कुल असफल रहा क्योंकि सांकेतिक रूप से जाली सिक्के बनने की शुरुआत हो गई जिससे राजकोष का अपूरणीय क्षति हुई। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शंस को रॉन्ग माना गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सुल्तान का जो मोहम्मद बिन तुगलक था सिर्फ उसने 1329 से 1330 के बीच में पीतल और तांबे के सिक्के चलाए थे। बाकी चमड़े की मुद्रा किसी भी शासक ने अभी तक कोई भी नहीं चलाई है जिसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो इस तरह से अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो एक ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया। इसका एक आंसर मोहम्मद बिन तुगलक बन सकता था क्योंकि सिक्के उसी ने चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया भाषा का प्रयोग करके शंकरदेव ने उसे लोकप्रिय बनाया था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के युद्ध में हराया था जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन के युद्ध में हराया था जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? बलबन ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इस प्रणाली में वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश और उसके बाद हमारा तुगलक वंश और उसके बाद था सैयद वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश व सैयद वंश इसमें क्रमानुसार लगाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। D-A-B-C। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था वह औरंगाबाद के समीप है। दौलताबाद औरंगाबाद के समीप है। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उदारक गियासुद्दीन बलबन को कहा जाता है। गियासुद्दीन बलबन को कहा जाता है। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान या सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में इनका शासन प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से भारत की किस रचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग किया गया? यहाँ पर अलाई दरवाज़ा में इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था। अलाई दरवाज़ा में इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई?
यहाँ पर बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किससे सौंपा? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुलाम मलिक काफूर को सौंपा, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? इसने चीन देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों की टोकन मुद्रा बनवाई थी। चीन देश का उदाहरण लेकर। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के शासक ने की थी। अनंगपाल तोमर ने इसकी स्थापना की थी। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक के बीच 14 बार भारत पर आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने 14 बार भारत पर आक्रमण किया। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? इलाहाबाद में स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। बाकी वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में स्थित वेधशालाओं का निर्माण सवाई जय सिंह ने कराया था। दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तुलु वंश का राज था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? निम्नलिखित तुगलकी राजवंश ने किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने यह सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? खिज्र खान ने सैयद वंश का प्रारंभ किया। खिज्र खान ने सैयद राजवंश का प्रारंभ किया। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का यानी टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने यह टंका चलाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब से समसामयिक थे? इल्तुतमिश को छोड़कर। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में अरब की विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में बदली थी। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल-बरूनी का वृत्तांत है? निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल-बरूनी का वृत्तांत है? किताब उल हिंद में अल-बरूनी का वृत्तांत है। किताब उल हिंद में अल-बरूनी का वृत्तांत है। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की?
निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों की स्थापना की। कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? दिल्ली शहर में है। दिल्ली शहर में है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। हसन गंगू था। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से दिल्ली थी। निम्नलिखित में से दिल्ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? हम्पी विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए? चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने आक्रमण किए। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? नक्शबंदी सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? गौरी वंश ने निम्नलिखित में से दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु भाषा में लिखी गई है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? शमशुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल के अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें से सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन, उसके बाद रजिया सुल्तान और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3, 4, 2। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कृष्णदेवराय शासक का मित्र था। कृष्णदेवराय शासक का मित्र था। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? वेंकट द्वितीय ने चर्च बनाने की अनुमति पुर्तगालियों को दी थी। वेंकट द्वितीय ने। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित था? चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में स्थित है। अमरोहा के युद्ध 305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? अमरोहा का युद्ध जो कि 305 ईस्वी में हुआ था, उसमें दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? दिल्ली सल्तनत को मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई। रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। मोहम्मद गौरी को हराने के लिए
याद किया जाता है? रानी नाइकी देवी को मोहम्मद गोरी को हराने के लिए याद किया जाता है। डैश वंश जिसने उत्तरी भारत में 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया है। डैश वंश मतलब कि गुलाम वंश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया, जो कि 1206 ईस्वी से 1290 तक जिसने शासन किया। कलहण ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी, जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। कलहण ने डैश पुस्तक लिखी 12वीं शताब्दी में लिखी, जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। राजतरंगिणी पुस्तक कलहण ने 12वीं शताब्दी में लिखी। राजतरंगिणी 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट महमूद गजनी ने की थी। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। यह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानी जाती है। जो दिल्ली सल्तनत का काल था वह 1206 ईस्वी से शुरू होकर 1526 ईस्वी तक चला। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमणों को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? गियासुद्दीन तुगलक उस समय राज्यपाल था। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने की। डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। रजिया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। डैश रामपंथ के अग्रणी ज्योतिस्तंभ संत कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। डैश रामपंथ के अग्रणी ज्योतिस्तंभ संत कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। वह तुलसीदास रामपंथ के अग्रणी ज्योतिस्तंभ संत कवि थे। तुलसीदास। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। कौन से सूफी संत थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। गुजरात के वघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? गुजरात के वघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? करण देव। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? खिज्र खान दिल्ली का पहला सैयद शासक था। डैश ने अरब सागर के किनारे खाड़ियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। वह महमूद गजनवी था जिसने यह सोमनाथ मंदिर लूटा था। निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? निम्न में से कौन सा भारतीय सम्राट को महमूद गजनवी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? जयपाल को हराया था। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? विजयनगर की प्राचीन राजधानी कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में के किसने चार मीनार बनवाई थी? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाई थी।
12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव बसवन्ना के अनुयायी थे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनी के महमूद ने हमला किया। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें बंदगान भी कहा जाता था। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें बंदगान भी कहा जाता था। हौज ई सुल्तानी एक डैश है। हौज ई सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? दिल्ली सल्तनत के राज्य में और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? मुक्ति यानी भूमि अभिहस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता है, या एक धारक है। भूमि अभिहस्तांकन। डैश का गोल गुंबद यानी गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? दिल्ली में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? बुलंद दरवाजा कुतुब परिसर का भाग नहीं है। फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। वह फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपने बेटे के नाम पर फतेहाबाद जिले को बसाया था। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से वेनिस से आया था। मार्को पोलो वेनिस से आया था। इतिमाद उद दौला का मकबरा, जिसमें पिट्रा ड्यूरा पचिकारी के साथ सजाव की गई है, डैश में स्थित है। इतिमाद उद दौला का मकबरा, जिसमें पिट्रा ड्यूरा के साथ सजावट की गई है, वह डैश में स्थित है। वह आगरा में स्थित है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? हैदराबाद शहर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। हैदराबाद शहर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? अल-बुरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद थी। अल-बुरूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद। कृष्णदेवराय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? कृष्णदेवराय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? अमुक्ता मल्यद कृष्णदेवराय द्वारा रचित पुस्तक है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम या फिर मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में डैश की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में डैश की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। यह विष्णु की प्रशंसा को संदर्भित करता है। विष्णु की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत शासक था, जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलन ने
1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश के शासन काल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसी के साथ हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का टाइप 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।